विश्व के इस अनोखे प्रोग्राम ई पाई में आपका स्वागत है। 70 साल पूरे होने जा रहे हैं हमारी इस आजादी को। 70 साल में क्या बदला, क्या पाया और क्या हमने खोया, इसकी विवेचना होगी। आज इस कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले इस देश का सबसे बड़ा त्योहार 15 अगस्त, इस पर मैं ई पाई और हमारे साथ रितेश सर रितेश हमारे साथ हैं। हम दोनों की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत और आप सभी को यहाँ से सैल्यूट। तो आइए इस अनोखे एक प्रोग्राम में हम अब बातचीत शुरू करते हैं आजादी का। बहुत बातें सुनी है हमने लोगों के बीच, युवाओं के बीच। ये आजादी है। आजादी क्या है? आजादी को समझने के लिए आज हम जैसे युवा, आज सब यहां पर उपस्थित हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आजादी के सही मायनों पर हम आपसे आपकी अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं और इसके लिए मौजूद है हमारे साथ सर रितेश। इस विश्व की विभिन्न संस्कृतियों से ये जुड़े हुए रहे काफी लंबे समय तक। पढ़ने का बेहद शौक है। इस शौक ने इनकी एक अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ऐसा बना दिया जो किसी भी सब्जेक्ट पर घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन आज हम गौरवशाली हैं, गौरवान्वित हैं कि सर रितेश अपना एक महत्वपूर्ण समय इस प्रोग्राम को देने जा रहे हैं। मैं सर रितेश से सीधा एक सवाल करना चाहता हूं, जो सवाल हम सबके दिलों में मौजूद है। वो सवाल है कि ये आजादी 15 अगस्त 59 साल 70 साल होने जा रहे हैं। ये आजादी का मायने क्या है? What exactly is the meaning of this freedom? सर रितेश। या डॉक्टर प्रशांत, पहले तो मैं ये कहूँगा, इतनी तारीफ मैंने कभी सुनी नहीं है अपनी, ये पहला मौका है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि 15 अगस्त के मायने क्या हैं, आज़ादी के मायने क्या हैं। तो इसका जवाब देने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो नॉर्मल इमोशनल तरीके से बात कर लें कि आज़ादी क्या है, और एक थोड़ा सा, अब चूंकि आपने कहा है कि मुझे पढ़ने का शौक है, जो कि है, तो मैं थोड़ी सी किताबी बातें भी आपके सामने कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किताबें ज़रूरत से ज़्यादा ही आज देश में बदनाम होती चली जा रही हैं। किताबों का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है और बहुत सारी बातें सिर्फ किताबों में उपलब्ध हैं। तो प्रश्न उठता है कि 15 अगस्त को ही हम आज़ादी क्यों मनाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भाई 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। तो क्या हुआ था 15 अगस्त को? तो किताबें ये बता रही हैं कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे आज लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, उसी तरीके से 1947 में 4 जुलाई को एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। ओके। अब 4 जुलाई क्यों? तो मजीद बात यह है कि कैसा कोइंसिडेंस है। देखिए, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। तो 4 जुलाई अमेरिका के लिए वैसे ही है जैसे हमारे लिए 15 अगस्त है। तो 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और चर्चा हो रही है, और 18 जुलाई 1947 को ये बिल एक एक्ट का रूप ले रहा है, एक कानून बन रहा है, और उस कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जिसमें क्या लिखा हुआ था? उस कानून में ये लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 से भारतवर्ष स्वतंत्र है अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को। ओके। मतलब अपने लिए वो एक ऐसी असेंबली बनाने के लिए स्वतंत्र है, और ऐसी असेंबली जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स होंगे। क्या करने के लिए? एक संविधान बनाने के लिए। तो संविधान क्यों चाहिए? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। तो संविधान इसलिए चाहिए क्योंकि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी
उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि मेन लड़ाई का एक तरीके से स्पीयर हेड कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने ये कहा था कि यार हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी चाहिए क्योंकि ब्रिटेन के कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि यार तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना सको। तो इस चैलेंज को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सारे लोगों ने बिल्कुल बहुत ही क्लिनिकली लिया कि अच्छा ऐसे कैसे, हम क्यों नहीं बना सकते अपना कॉन्स्टिट्यूशन। पर इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने नहीं दिया गया, उसके जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से हमारे ऊपर थोप दिया गया। यानी कि ये वह संविधान था जो इनके पास ऑलरेडी पहले था, उसको हमारी तरफ दिया, इन्होंने बनाया। ओके। और ये बनाने की पूरी प्रक्रिया चली है, बल्कि ये प्रक्रिया मैं अगर इतिहास में ट्रेस करूं तो कुछ नहीं तो 1857 के बाद से ही ये प्रक्रिया चली है। 1857 को जो आजादी की लड़ाई हम स्कूल में पढ़ते रहे हैं, असल में हुआ क्या है, 1857 तक इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया जो है ट्रांसफर हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, यानी क्राउन पे ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी जाती है भारत की पूरी ताकत। ईस्ट इंडिया कंपनी डिसबैंड कर दिया जा रहा है, ओके। और इंडिया जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी रन कर रहा था, अब उसको डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट रन करेगा। यानी कि हम 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे तौर पर अधीन हुए, प्रॉपर्टी हो गए। प्रॉपर्टी, इंडिया बिकेम अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटेन आफ्टर 1858। 1858। अब इसके बाद जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है पहली बार, एओयू मुंबई। हाँ, एओयू की एक अलग ही कहानी है। अगर आप लोग कभी भारत के आजादी के जर्नी के ऊपर कभी चर्चा करेंगे तो हम उस पर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस बनी, कांग्रेस ने उसके बाद फिर कई चीजों के लिए लड़ना शुरू किया है, और जो वो डिमांड कर रहे थे उससे कम थोड़ा बहुत जो है ये किसी न किसी रूप में आपको देना शुरू कर गए ब्रिटिश। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 आया जिसमें आपको थोड़ा सा कुछ दिया गया। उसके बाद फिर एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909, उसमें थोड़ा सा कुछ दे दिया। उससे फिर फ्रस्ट्रेट हो गए इंडियंस और फिर और ज्यादा डिमांड करने लग गए। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक और आ गया, उससे फिर फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उसके बाद जो है हमने कहा कि नहीं, अब हमें स्वराज चाहिए, अब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इसीलिए साइमन कमीशन आ रहा है 1927-27 में। उसके बाद फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और ये सारी चर्चा वर्चा करने के बाद ब्रिटेन ने कहा कि ये लो भैया, हम तुम्हें दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से आ गया। ये वही एक्ट है जिसमें कि ये पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में दो सेक्शंस होंगे, जिसको आज हम लोकसभा और राज्यसभा कह रहे हैं। फेडरल पार्लियामेंट एक अलग होगा, स्टेट का एक अलग विधानसभा होगा। ये सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिस्टेड है। तो क्या ये जो आज की जो संसद देखते हैं, जो आज की राज्यसभा देखते हैं, जो विधानसभा देखते हैं, ये 1935 के जो उनका संविधान था, ये उसी का सीधा प्रारूप? हाँ, लिफ्ट किया हुआ है, और कोई ऐसी बहुत दिक्कत की बात नहीं है। वो तो फॉर्मेट लिफ्ट किया है, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रश्न यहाँ ये उठ रहा है कि जब ये 1935 में आया, ठीक है, तो गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट किया। तो प्रश्न उठता है, रिजेक्ट क्यों किया? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि 1930-31 में कराची में जो इनका एक अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल अधिवेशन करते थे, तो कराची में एक अधिवेशन हुआ। तब तक इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो कराची हमारा ही था। तो वहां पे एक चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, उसमें पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिफाइन किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। बात नंबर 1 जी। पूर्ण स्वराज के साथ साथ पूर्ण स्वराज का गोल क्या होगा? तो इंडिया में रहने वाला कोई भी आदमी, उसको मौलिक आधार मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, प्लस एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम बनना चाहिए। अब फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम होना चाहिए, ये दोनों बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से पूरा होता नहीं दिख रहा था। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया इस बात को। इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत खराब हो जा रही है, और ब्रिटेन को ऐसा लगने लग गया था कि हम इंडिया को होल्ड नहीं कर पाएंगे।
तो होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए 4 जुलाई 1947 को जो है ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। उसके बाद 18 जुलाई को ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन करके तैयार हुआ, जिसमें 15 अगस्त जो है दिन तारीख तय किया गया। अब उससे पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो असेंबली का गोल क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, ये वहां पे डिफाइन कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके क्वेश्चन के लिए। जवाहरलाल नेहरू उस असेंबली में कह रहे हैं कि इस असेंबली का प्राइमरी टारगेट एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देना है, एक ऐसा संविधान देना है कि जिसके माध्यम से ए भारत के भूखे लोगों को हम पोषण और भोजन मुहैया करवा सकें, बी भारत के नंगे लोगों को हम वस्त्र प्रोवाइड कर सकें, एंड सी सबसे महत्वपूर्ण, भारत के लोगों को वो सारे अवसर मुहैया करवा सकें, वो सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवा सकें, ताकि वो अपनी काबिलियत को अपनी इच्छा के अनुसार वो डेवलप कर सकें। जब ये हो जाएगा तो माना जाएगा कि आप फ्री हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है आजादी का जो सही मायने, हाँ, उन्होंने 3 मुख्य मुद्दे के तौर पर एग्जैक्टली। तो ये जो मैंने आंसर देने की कोशिश की है आपको, ये मैं किताब के माध्यम से आपको ये ट्रेस करवाना चाह रहा हूं कि फ्रीडम एक तो हवा में भी हम बात कर सकते हैं जी। और दूसरी बात ये हो सकता है कि भाई जब हम ब्रिटेन से आजाद हुए हैं तो आजाद किस तरीके से हुए हैं, क्या मायने थे फ्रीडम के, किस चीज को लेकर के लड़े थे। और आज अगर हम 70 वर्ष पीछे जाएं तो अगर हम देख रहे हैं कि हमें भूख से लड़ना था, वस्त्र से लड़ना था, फंडामेंटल राइट चाहिए था, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम चाहिए था, और साथ के साथ ऐसे अवसर चाहिए थे कि सारे भारतवासियों को अपने कॉम्पिटेंस को, कैपेबिलिटी को डेवलप करने का मौका मिले। आज हम एनालाइज कर सकते हैं, यहां आप लोग खुद ही बैठे हुए हैं, मैं क्यों आंसर दूं, आप खुद बताइए, क्या हिंदुस्तान में सबको रोज 2 से 3 वक्त का भोजन उपलब्ध है? बिल्कुल। क्या हिंदुस्तान में सारे लोगों को गर्मी, सर्दी, बरसात से बचने के लिए वस्त्र उपलब्ध है? क्या हिंदुस्तान के सारे व्यक्तियों को अपने काबिलियत को, अपनी इच्छा अनुसार अपनी काबिलियत को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है? नहीं। तो अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो इसका मतलब है कि जिस टारगेट को लेकर के, जिस गोल को लेकर के हम आजाद हुए थे, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। आज तक हम आजाद की सिर्फ परिभाषा पढ़ रहे हैं, लेकिन आजादी को प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ, तो हद से ज्यादा आप क्या कह सकते हैं? हद से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के माध्यम से गवर्नमेंट ट्रांसफर हो गई उन लोगों के लिए जो कि इंडियंस तो हैं, पर वो इंडियंस के लिए काम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट तो है, तो गवर्नमेंट क्यों बनाई गई? कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया था ताकि आप गवर्नमेंट बनाए, और गवर्नमेंट ऐसी बनाए ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करवाना चाह रही थी? ए, आप अगर भारत के नागरिक हैं तो खाइएगा, पीजिएगा, कपड़े पहनिएगा, अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को डेवलप कीजिएगा। आपका मन है डॉक्टर बनने का, तो क्या आप मन है तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बन जाएंगे, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बन जाएंगे। आपको अगर अंग्रेजी में अंग्रेजी की किताब पढ़ने का मन कर रहा है तो क्या आप अंग्रेजी सीखने में अपनी मदद कर सकते हैं? अगर नहीं, कहां है फ्रीडम? चलिए, अच्छा, अगर ये आजादी अभी तक हमने प्राप्त नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने बताया कि जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पहली बार आजादी की डिमांड की थी, और उस डिमांड के लिए 3 विशेष मुद्दों पर उन्होंने बात की थी, और वो आज के पर्याय पर अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर मोर देन 70% आज हम उस पर नहीं सही उतरते हैं, सही है। लेकिन एक ऐसे देश में जहां हम जी रहे हैं, सबसे युवा वैज्ञानिक, एक युवा सोच हमारे साथ रही है, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है, आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके जाते से ही उनकी सोच ने आज 1 अरब लोगों के बीच अपने दिल में जगह बना ली। लेकिन उस जगह बनाने को लेके एक अलग संदेह है, क्योंकि युवाओं के मन में यह है कि ठीक है, हमारे बीच में एक युवा वैज्ञानिक है, लेकिन उस युवा वैज्ञानिक की सोच के साथ इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, पुनः सुपर पावर बनाने के लिए, जैसे कि 2020
2020 तक उनका स्वप्न था। आप अबुल कलाम एपीजे के बहुत बड़े प्रशंसक रहे, सैकड़ों उनकी किताबें पढ़ी, उनके साथ रहे। आपसे सीधा सवाल, भारत के युवा इस चैनल को देख रहे हैं, अगर इस देश को सुपर पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है और जो इच्छा हो वो प्राप्त कर सकते हैं, तो नटशेल में अबुल कलाम जी का हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर प्रशांत। एपीजे अबुल कलाम भी पूरी तरीके से समझे नहीं गए हैं भारतवर्ष में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। एपीजे अबुल कलाम को नाम दिया गया है मिसाइल मैन। एपीजे अबुल कलाम के अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है मिसाइल। मिसाइल में एपीजे अबुल कलाम नहीं है। एपीजे अबुल कलाम को इतने नीचे गिरा देना उनके स्टैचर को शोभा नहीं, हम हमारे लिए शोभा नहीं देता है और हम उनके स्टैचर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। एपीजे अबुल कलाम, जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात मानता हूं, वो मेरे ख्याल से इस देश का सबसे बड़ा युवक ग्रेट इस देश में अब नहीं रहा। क्यों कह रहा हूं युवक? क्योंकि वो एक आदमी ऐसे व्यक्ति थे कि भाई युवा अवस्था, पहली बात तो उम्र से नहीं होती। युवा अवस्था आपके कंडक्ट से होता है, आपके मन में कोई सपना है कि नहीं है। आप हैं 16 वर्ष के और आप भिड़े हुए हैं कि यार 2 वक्त की रोटी कैसे आएगी तो क्या कैसे क्या होगा, उसी में अगर आप भिड़े हुए हैं तो आप युवा नहीं है। युवा होने के लिए आपके मन में एक असंभव सा सपना होना चाहिए। उस सपने को प्राप्त करने के लिए एक भयंकर सी लगन होने की जरूरत है, और यही वो बताते चले गए। बेसिकली वो 4 बातों पे चर्चा करते रहे। मिसाइल तो बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, हालांकि काफी बड़ा क्रेडिबल काम रहा है भारतवर्ष के लिए, लेकिन उनके हिसाब से बहुत छोटी सी चीज रही। 4 बातों पे चर्चा करते रहे एपीजे। वो कहते रहे किसी भी राष्ट्र को अगर उत्तम बनना है तो उसे 4 चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। पहला ई फॉर एनवायरमेंट। तो ई पाई का आपका ई जो है वो बेसिकली एनवायरमेंट है। भाई एनवायरमेंट से आदमी कनेक्टेड है, आप एनवायरमेंट को खत्म कर दीजिए, आदमी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कहा। तो एनवायरमेंट है तो प्रश्न उठता है पी फॉर पीपल। ग्रेट। अगर एनवायरमेंट है तो पीपल हो सकते हैं, और पीपल अगर हैं तो आपको पीपल का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब पीपल अगर हैं तो उनका दिमाग है, दिमाग में आइडियाज निकलते रहेंगे। ये आइडियाज हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा ये कहते रहे कि आज 21वीं शताब्दी में विश्व इंफॉर्मेशन एज में है, और इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? आइडिया। बेसिकली अब ये आइडिया का एज है। अगर किसी आदमी के पास एक वर्ल्ड क्लास आइडिया है तो वो फिर सबसे अमीर आदमी है। आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है साहब, अमिताभ बच्चन की बेटे से आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। सुने ना? An idea can change the world. Absolutely change the world. It is a truth, and in fact, that's a great advertisement. Yeah. It is one of the most intelligent advertisements that I've come across. You know, I like it a lot. तो I for idea, और ये तीनों चीजें आपस में, आपको अच्छा लगे चाहे नहीं अच्छा लगे, आप किसी न किसी इकोनॉमी में जुड़े हैं। Okay. अब इकोनॉमी को, ये आपके लिए एक इम्पेरेटिव है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। पर आपके पास अब ये चॉइस है कि एनवायरमेंट, पीपल को खत्म करके आपको इकोनॉमी को सस्टेन करना है, या एनवायरमेंट और पीपल को सस्टेन करते हुए इकोनॉमी को सस्टेन करना है। अब ये हमारी चॉइस है। या यूं कहें कि चारों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और एग्जैक्टली और आइडिया की जरूरत है ताकि एनवायरमेंट और पॉपुलेशन को सस्टेन करते हुए इकोनॉमी सस्टेन हो सके। इसीलिए आइडिया चाहिए, और इसी चीज पे लगातार एपीजे अब्दुल कलाम वर्क करते रहे मल्टीपल सेशंस में, मल्टीपल बुक्स में। ये सिर्फ इन्हीं 4 चीजों पे, और मेरे ख्याल से अगर यूथ इन 4 चीजों को पकड़ ले, ये देश इन 4 चीजों को पकड़ ले। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और मैं एग्जांपल दे सकता हूं डॉक्टर प्रशांत जी। आप देखिए, आज इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं। हमारे देश में एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ फैसिलिटी का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, करप्शन है, सब कुछ है। पर एपीजे अब्दुल कलाम के हिसाब से अगर चलें तो उन्होंने चीजों को बहुत
सिंपली तोड़ दिया हुआ है। अगर मैं उनको अच्छे से समझ रहा हूं तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया देखो, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन चाहिए, अगर वर्ल्ड क्लास हेल्थ चाहिए अगर, तो आपको दो चीजें फंडामेंटली जरूरी हैं जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्या है वो? आप तो डॉक्टर हैं, आप ही बताइए। एक अच्छा हॉस्पिटल रन कर सकता है बगैर पावर और वाटर के? बिल्कुल नहीं। पावर नहीं होगा तो आपके इक्विपमेंट्स नहीं चलेंगे, वाटर नहीं होगा तो सैनिटेशन नहीं होगा, आपका हॉस्पिटल नहीं गटर हो जाएगा। बिल्कुल सही। ऐसे ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या बगैर पावर और वाटर के चल सकता है? पावर नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा तो 21वीं शताब्दी का एजुकेशन कहां से आ जाएगा? वाटर नहीं होगा तो सैनिटेशन नहीं होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सैनिटेशन नहीं है तो काय बात का एजुकेशन है? तो अल्टीमेटली बॉयल डाउन क्या कर रहा है मामला? पावर और वाटर अगर है तो आपका वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम भी आ सकता है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम भी आ सकता है, पूरा एग्रीकल्चर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर जो कि आपका प्राइमरी इकोनॉमिक सेटअप है, जिसके ऊपर आपका सेकेंडरी मार्केट डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर आपका टर्शियरी मार्केट डिपेंडेंट है। ये सब कुछ डिपेंडेंट है अल्टीमेटली पावर एंड वाटर, और यही दो चीजें हैं आज भारतवर्ष में जो सबसे ज्यादा स्कैर्स है, डेफिनेटली पावर एंड वाटर। अब पावर को लेने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप खोद दे रहे हो कोयले निकालने के लिए, ये तक नहीं ध्यान दे रहे कि भैया जिस जमीन को खोद रहे हो उसके ऊपर सैकड़ों हजारों वर्षों से जंगल पड़ा हुआ है जो कि लंग्स है धरती का। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें माइनिंग करनी है, पैसे मिलेंगे, कमीशन एक्सचेंज होगा, काट दो सारे जंगलों को, खोद दो जमीन को, निकाल लेंगे हम कोयला, और 16 साल बाद कोयला भी खत्म हो जाएगा, उसको बर्बाद करके हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। मुझे लगता है शायद अब तो 16 साल भी नहीं बचा कोयला के लिए। नहीं, अलग अलग खदानों का अलग अलग, आप सिंगरौली आप चले जाइए, सिंगरौली कोल इंडिया लिमिटेड का एक बहुत बड़ा यूनिट है, आप वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका हुआ है, सिल्ट निकल रहा है, पूरा एटमॉस्फेयर रूइन हो चुका है, पूरा शेडोल, पूरा ये सारा जहां पे भी आपका ट्री कवर है ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और जल्दी ही अगर आपने कुछ नहीं करा तो ये खत्म हो भी जाएगा। दूसरा, फॉसिल फ्यूल, ऑयल ड्रिल करने के लिए आप कहीं, वही टेक्नोलॉजी है, एपीजे कह रहे हैं कि सोलर, इतना बड़ा सन है आपके सामने, इंडिया का लोकेशन इतना सुंदर है, आप जो है 8 डिग्री से 37 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आपकी कंट्री है, सबसे ज्यादा सन अवेलेबल है, आपको टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, भाई सोलर पावर्स क्यों नहीं यूज कर रहे? और वो ये भी कह रहे हैं कि सोलर पावर थर्मल पावर जैसे सेंट्रलाइज नहीं होने की जरूरत है, आपका घर है छत पे लगा लो, मेरा घर है मेरे छत पे लग जाएगा, आपके घर पे लग जाएगा, पावर हमें किसी से लेने की क्यों जरूरत है? उल्टा एपीजे जो कहना चाह रहे हैं, शायद उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं कि आपके घरों में जो वायर आ रहा है जिसके माध्यम से आपको पावर मिल रहा है, आप पावर ड्रॉ कर रहे हो और बिजली का बिल दे रहे हो। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि उसी वायर से आप जितना यूज करना चाहते हो पावर यूज कर लो, जो एक्स्ट्रा है वापस दे दो, ग्रिड में चला जाएगा। मुझे लगता है कि जर्मनी का उदाहरण इसके सामने है, क्योंकि पहले उनके पास इसकी बहुत सारी स्कैसिटी हुआ करती थी, और अब हालात ये हैं कि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है कि ना केवल वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि बची हुई बिजली वो बेच देते हैं और हर घर उस पर अर्न करता है। कहने का मतलब ये है कि आज इंडिया को अपना एनवायरनमेंट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, 21वीं शताब्दी है, नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा ज्यादा खर्चा भी हो रहा है तो कीजिए, एनवायरनमेंट से ज्यादा कॉस्टली थोड़ी है वो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यानी कि अबुल कलाम जी की, एपीजे की 4 बातों में एनवायरनमेंट पर जिस तरह आपने बात की, मैं वापस आपको बताना चाहूंगा दर्शकों कि जो ई-पाई आप देख रहे हैं और जो सर रितेश ने बातें की हैं वो दोनों एक ही बात है। ई-पाई और सर रितेश की बातों में आप समानता धीरे धीरे देखते जाएंगे। अभी उन्होंने एनवायरनमेंट पर बात की और इसके बाद हर कोई टॉपिक पर बात करते चले जाएंगे, आपके साथ बातें जुड़ी हुई हैं। प्लीज सर रितेश। एग्जैक्टली, तो यूथ भी है हमारे सामने, अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस यूथ से ले सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन ये है। आज एक और मिथ मैं बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था, हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा था हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जब मैं पलट के देख रहा हूं तो सर कितनी गलत बात है, हमारे देश का प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं है, हमारे देश का प्रॉब्लम इनकॉम्पिटेंट पॉपुलेशन है। यस, तो इनकॉम्पिटेंस, मैं इसमें आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हम दर्शकों को ये जरूर बता दें
कि इन दोनों के मायने क्या हैं, इनकॉम्पिटेंट पॉपुलेशन एंड कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन। कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ अपनी इच्छा से अपनी शर्तों पे लीगली जीना चाहता हो और वो जी पा रहा हो, वो कॉम्पिटेंट है, केपेबल है। पर एक आदमी जो इच्छा करने के लिए भी काबिल ना हो पा रहा हो, जो नमक तेल लकड़ी में ऐसा उलझा हुआ हो कि जीवन पूरा निकल जाए जी। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे विमेन फोक्स के लिए। आज आप देखिए करीब 50% महिलाएं हैं, बच्चियां हैं आज पूरे भारतवर्ष में, जिनका पूरा जीवन निकल जाता है पानी खींचने में। आज आप कहीं पे किसी भी शहर में चले जाओ, स्लम्स नजर आएंगे, सुबह निकल के आ जाओ, शाम को आ जाओ, अक्सर आप देखोगे लड़कियां महिलाएं जो हैं, ये तो शहरों की बात कर रहा हूं, कि बर्तन लेकर के इधर उधर आप उनको पानी खींचते हुए नजर आएंगे। आप कहीं गलती से जरा रूरल सेटअप में निकलना शुरू हो जाइए, आपको किलोमीटर दर किलोमीटर महिलाएं दिन भर, सुबह उनका काम है पानी लेकर के आना, शाम को उनका काम है पानी लेकर के आना, और दिन भर उनका काम है कि किस तरीके से इसको इस तरीके से खर्च करा जाए कि ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। सिस्टमैटिक लाइफ अप्रोच नहीं है। तो यार जब आपके 50% पॉपुलेशन पूरा जीवन अगर उनका इस बात में निकल जा रहा है कि हम पानी लेकर के आ जाएं, तो कहां बच गया कैपेबिलिटी? वो अपनी चाहत, अपनी आशाओं, अपनी इच्छाओं को कब वो महसूस कर पाए, कब उनको डेवलप कर पाए? तो हमने अपने पॉपुलेशन को इनकॉम्पिटेंट छोड़ रखा हुआ है। हम उन्हें वो अवसर ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे कि भाई आप अपने दिमाग के लिए खुराक ले पाओ, अपने शरीर के लिए खुराक ले पाओ, अपने लिए कुछ सोच पाओ, समझ पाओ, अपने लिए कुछ सपने जगा पाओ, आप उसके लिए कुछ एक्शन कर पाओ। जब हमारी 50% पॉपुलेशन इस लेवल पे है, तो फिर वो तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, वो नंबर से क्या मतलब है? आपको जब इतनी सारी चीजें पता है, सारी चीजें आपके सामने आजादी है, आपके सामने 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त को मनाने के लिए आज से हम सब युवा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपकी बात सुनना चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, लेकिन आजादी का, स्वतंत्रता जो मिली है, उसका सही मायने क्या है? हाउ टू सेलिब्रेट दिस 15th अगस्त विद सोल हार्ट, कि हम क्या चाहें, क्या करें, इस देश के लिए क्या इस चीज की जरूरत है कि आज हमसे, हमारे माध्यम से देश में प्रगति हो। नटशेल में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसके लिए मैं 1-1.5 मिनट लूंगा आपका। ये पूरी दुनिया को देखने की जरूरत है। राइट। ये पूरी दुनिया जो है 2-3 अलग अलग फेजेस में चला है। तो मैं आपको बताऊं बहुत ही छोटे में कि दुनिया जब शुरू हुई, जब लोग आए इस धरती पर जी, 2 पैर 2 हाथ 2 आंख 1 नाक लेकर के, तो बहुत बड़े समय तक ये हंटिंग करते थे और अपना जीवन यापन हंटिंग करके बिताते थे। सेकेंड स्टेज आया, हम एग्रीकल्चर पे मूव कर गए। बहुत लंबे समय तक हमने एग्रीकल्चर किया, आज भी कर रहे हैं। थर्ड स्टेज आया, उद्योग आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, इतिहास में पढ़ा जाता है कि औद्योगिक क्रांति हो गई। भाई अब जो है हमें दास नहीं चाहिए, अब हमें घोड़ों से काम नहीं लेने की जरूरत है, अब हमें हाथी नहीं चाहिए, अब हमें आदमी नहीं चाहिए कि उसके कंधे पे डोली पे बैठ करके निकलो। आपके पास फ्यूल आ गया, फॉसिल फ्यूल आ गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, जिसको आपने मशीन में यूज करना शुरू किया, तो पता लगा एक मशीन 100 आदमी के बराबर काम करने लग गया। और पिछला 200-250 वर्ष ये औद्योगिक क्रांति का चल रहा है। आज जो समय है ये एक स्टेज और बढ़ गया हुआ है। ओके। इसको इंफॉर्मेशन एज कहा जाता है। आज आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है। आज आपको पोस्टल याद है, कब गए थे आप पोस्ट ऑफिस, या कोई भी कब गया था पोस्ट ऑफिस? रिडंडेंट हो गया, अब ये यूजलेस है। कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं और हम अवेयर भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। तो फिर आप इंफॉर्मेशन एज में हैं कहां? राइट। और आप अगर एज के हिसाब से हैं ही नहीं, तो आपके लिए फ्रीडम नॉन फ्रीडम फर्क ही नहीं पड़ता है। अपने परिवार के बारे में समझें, अपने राष्ट्र के बारे में समझें, अपने संस्कार अपनी संस्कृति के बारे में समझें, और वो खुद समझें। ये नहीं कि कोई आकर के बताए आपको ये आपका संस्कार ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए। आज कई सारे लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, लड़कियों को ये नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं पहनना चाहिए,
इतने बजे नहीं निकलना चाहिए। अरे भैया हुआ यू और भाई आपकी बात हम क्यों माने? आप ऐसी कौन सी बात कहां से लेकर के आ रहे हो जो कि हम खुद नहीं एनालाइज कर सकते? आज प्रॉब्लम हमारे राष्ट्र में कम से कम ये है कि आदमी दिमाग उधार पे लेने को तैयार है पर अपना दिमाग यूज करने को तैयार नहीं है। तो साहब आइडिया उधार पे मत लीजिए, अपने आप को अवेयर कीजिए। आपके दो कान के बीच में बहुत सुंदर दिमाग है, प्लीज यूज इट। शायद सर रितेश एक बात और भी आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि जिस संचार माध्यम के साथ हम आप तक पहुंच रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन एज की, जैसे सर रितेश ने बात की, यूट्यूब हमने देखा है बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, एनडीटीवी, स्टार टीवी, बिग टीवी है, व्हाटएवर, लेकिन देश के युवा अपने दिल की बात अगर आपके दिल तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं, देश की असलियत के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, वी वांट टू टॉक फायर, ये वो तंत्र है जहां पर देश से जुड़े हुए मुद्दे आप तक पहुंचा सकते हैं। तो शायद जो सर रितेश कह रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन एज पे हम इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं, आपके मोबाइल तक पहुंच रहे हैं, आपके लैपटॉप तक पहुंच रहे हैं, तो शायद हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहेंगे? क्यों नहीं करना चाहेंगे? पहली बात तो अप्रिशिएट मैं इस बात पे करना चाहूंगा, देखिए यूट्यूब पे आप वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैंने भी कुछ देखे हैं वीडियोस। एंटरटेनमेंट एक बड़ी अच्छी चीज है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारा पुअर स्टफ भी है जी, उसके भी क्लाइंटेल हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नया मीडियम है, ये भी अपने चर्निंग से गुजरेगा। पर मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूं कि सीरियस टफ के लिए भी एक ये जो प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप सीरियस टफ डिस्कस करने वाले हैं, वो बातें जो शायद किताबों में हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, रुचि नहीं है, और मेरे जैसा एक खलीहर आदमी जो सिर्फ पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, तो इस माध्यम से अगर ये सीरियस स्टफ भी निकल करके आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही कमेंडेबल है। दूसरा, और यूट्यूब पे और बहुत सारी चीजें हैं जी, मतलब अंग्रेजी में और बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीजें हैं। टेड टॉक्स हमने बहुत अप्रिशिएट किया है, टेड टॉक्स, टेडएक्स, इसमें दुनिया जहान की इतनी, मेरा ये मानना है कि इस राष्ट्र के बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, वो बर्बाद हो रहे हैं स्कूल में। उनको यूट्यूब पे अगर हुक करा दिया जाए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, एजुकेटिव मटेरियल इतने इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में इस मीडिया पे अवेलेबल है जी, इसके माध्यम से आप वर्ल्ड क्लास आ सकते हैं। हमारा स्कूल तो आज भी हमारे ओल्ड इंडस्ट्रियल एज में है, इट इज नॉट इक्विपिंग अस, तो मेरे ख्याल से इट्स अ कमेंडेबल जॉब। थैंक यू। इसमें मैं कुछ ऐड और भी करना चाहूंगा कि कई बार आपका कोई चीज एक नई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत एक छोटी सी मीटिंग के साथ होती है, और मीटिंग हमारी कुछ समय पहले हुई, बहुत सारे शोज को देखा जाता था, लेकिन ऐसा लगा कि इस देश में जो दिल की भाषा है वो हिंदी है, राइट? और उस हिंदी में अगर हम बात करें और उस कठिन से कठिन विषय तक आपको हम समझा पाए, तो ये शायद हमारी खुशकिस्मती होगी। इसलिए हमारे साथ आशीष, सर रितेश और इस प्रोग्राम के सभी डायरेक्टर्स और आप सब लोगों के सहयोग के साथ आज ये प्रोग्राम संभव हो पाया। मैं, सर रितेश, हमारे साथ कुछ छात्र हैं फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े, इंजीनियरिंग, कुछ डॉक्टर्स, कुछ प्रोफेशनल्स, कुछ इवेंट डायरेक्टर्स, तो मैं चाहूंगा कि कुछ एक दो क्वेश्चंस हम ले लें ताकि उनको भी लगना चाहिए कि यस दे हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस। तो क्या आप पूछ सकते हैं? मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म ही आप ही